नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं शकील साजिद। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नई दिल्ली में ईडी कार्यालय के सामने धरने में शामिल हुए। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस और सीएम बघेल समेत कई नेताओं में झड़प भी हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधायक विकास उपाध्याय समेत अन्य नेताओं को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद सीएम बघेल ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके अपना गुस्सा जताया है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि हम सब याद रखेंगे। इस वीडियो में देख सकते हैं कि पुलिस और प्रदर्शनकारी नेताओं में कैसे बहसबाजी चल रही है। कांग्रेस नेताओं को पुलिस खदेड़ भी रही है। वहीं पुलिस ने सीएम बघेल को हिरासत में ले लिया है। आज रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस ने 9 संकल्प शिविर का आयोजन किया, जिसमें पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। शिविर में प्रदेश भर से आए पदाधिकारियों को उदयपुर में लिए गए निर्णय के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भी चर्चा की गई। रायपुर शहर के आदरणीय भाइयों, चिंतन शिविर से जो सार निकला था उसको प्रदेश में स्तर पे चर्चा करने के उपरांत जिलों में हम कैसे लागू करें, उसके लिए विस्तार से चर्चा हो रही है। जो एक समय सीमा दी गई है, जितने भी नियुक्तियां हैं, जितने भी पदयात्राएं हैं और जितने भी जो बातें हैं, उन बातों को हम यहाँ रायपुर शहर में हम कैसे लागू करें, उसका आज आयोजित की गई है और उस पर विस्तार से हमारे वरिष्ठ नेताओं का भी मार्गदर्शन मिल रहा है और हमारे कई नेताओं ने अपने सुझाव भी दिए। उन सुझावों को भी हम छत्तीसगढ़ के साथ साथ अपने जिलों में लागू करेंगे। रमन सिंह ने कहा है संघर्ष शिविर को लेकर कि पूरे प्रदेश भर में 16 जून से सारे स्कूलों को खोलने की तैयारी की जा रही है। तैयारियों को लेकर स्कूली शिक्षा मंत्री के काम का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 2 साल बाद ऑफलाइन स्कूलों का संचालन होने जा रहा है। इसकी तैयारी के निर्देश भी अधिकारियों को दे दिए गए हैं। प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस को लेकर कहा कि जैसी परिस्थितियां प्रदेश में निर्मित होंगी, उनके हिसाब से आने वाले दिनों में फैसले लिए जाएंगे। अभी 16 जून से स्कूल का संचालन होगा और इसमें हम सभी जनप्रतिनिधियों को चिट्ठी भी लिखे हैं इसमें कि सभी के सहयोग से ऑफलाइन स्कूल का संचालन होगा और उसमें जो भी व्यवस्था की गई है, सभी को निर्देश दिया गया, सभी प्रिंसिपलों को, सभी अधिकारियों को, कि वहाँ सफाई रखें और सफाई भी रखें वहाँ पर और बेहतर पढ़ाई हो, उसकी भी व्यवस्था करें वहाँ की जाएगी। अभी देखिए, अभी कोरोना का उतना जो बढ़ रहा है वो दिख नहीं रहा है अभी तो, लेकिन सभी जो 12+ सभी लोगों को टीका भी लगाया गया है और इतना ऐसा भवाई स्थिति नहीं है कि इस बीच में कोई अभी डरने की बात हो। लेकिन जो व्यवस्था होगी, जब परिस्थिति ऐसी होगी तो उस समय अपन बात करेंगे। नहीं, जो पोर्टल में जो जानकारी जो मंगाई जा रही है, कार्रवाई बिल्कुल निश्चित रूप से उसमें होती है। सारी जानकारी उसमें रहती है, कहाँ पर एकल शिक्षकीय है, कहाँ जहाँ दो शिक्षकीय हैं, उसके अनुसार से कार्रवाई हम लोग करते हैं। नहीं, ऑनलाइन जो अभी जो भर रहे हैं उसमें पूरी जानकारी उसमें रहती है। उसके बाद वहाँ के जो डीओ हैं उसे भी सहमति ली जाती है, तो डीओ को सारी ये जानकारी रहती है कि कौन से स्कूल में एकल शिक्षकीय है कि नहीं है, उसकी अनुशंसा भी आवश्यक है उसके लिए। तो सभी की उसमें जानकारी रहती है कि कौन कौन से स्कूल एकल शिक्षकीय स्कूल है, इसकी पूरी जानकारी पोर्टल में है। ये तो मतलब बड़ा अचीवमेंट का काम है ये, कि बहुत खुशी का बात है कि जो 17 साल पहले नक्सलियों द्वारा स्कूल भवन का नष्ट कर दिया गया था, स्कूल बंद हो गए थे, 17 साल बाद वहाँ पुनः स्कूल का संचालन होगा। दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले में लगभग 260 स्कूल का संचालन होगा और उस क्षेत्र में जहाँ स्कूल बंद थे उसका शुरुआत होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनको धन्यवाद। और वहाँ पे पढ़ाई भी होगा
तो उस क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात है कि जो बंद पड़े स्कूल थे उनका संचालन हम लोग पुनः करेंगे। शिक्षकों का संचालन किस तरह से होगा? वहाँ टीचर की व्यवस्था की जाएगी। वहाँ पर अभी जो भर्ती हो रही है उसमें उसकी व्यवस्था की जाएगी। अगर उससे अगर नहीं मिलते हैं तो वहाँ जो 12वीं पास बच्चे होंगे उनको शिक्षा मित्र के रूप में वहाँ पर उनका पोस्टिंग होगा। और चूँकि स्थानीय होंगे, स्थानीय भाषा में भी वो लोग पढ़ा सकते हैं, तो उनका भी अच्छी तरह से उनकी पढ़ाई की व्यवस्था स्थानीय तौर पर हो सकता है। डॉक्टर रमन सिंह ने आज प्रेस वार्ता ली और विभिन्न विषयों को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। प्रेस वार्ता की शुरुआत में सबसे पहले उन्होंने बोरवेल में फंसे मासूम राहुल की सलामती की दुआ की। वहीं केंद्र सरकार द्वारा धान के दाम बढ़ाए जाने के बाद केंद्र सरकार का धन्यवाद किया और प्रदेश सरकार से भी धान के दाम में वृद्धि किए जाने की मांग करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार को भी अब 2,790 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी करनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने ईडी द्वारा भेजे गए समन को लेकर कांग्रेस द्वारा अपनाए गए तरीकों पर भी हमला बोला और सलाह दी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नियमानुसार कार्रवाई में साथ देना चाहिए। मैंने आपको बताया कि धान के मिनिमम सपोर्ट प्राइस में लगातार वृद्धि करने का काम किया और 680 रुपया की वृद्धि हुई। यदि इनके ही कार्यकाल को बोल दिया जाए तो 280 रुपया वृद्धि हुई, तो आप जब पैसे देने की बात करते हैं तो 280 प्लस करके दीजिए ना, क्योंकि आपका वादा ये है कि 2500 के साथ 280 रुपया केंद्र सरकार दे रही है, उसको जोड़कर किसानों को पैसा जाना चाहिए। जांजगीर चांपा जिले में बोर के गड्ढे में पिछले 90 से ज़्यादा घंटे से फंसे मासूम राहुल की सलामती और सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बालोद जिले के प्रसिद्ध गंगा मैया मंदिर में पूजा अर्चना की गई, जहां युवतियों ने छोटे भाई राहुल के लिए पूजा अर्चना करते हुए मां गंगा मैया से प्रार्थना की राहुल सकुशल बाहर आ जाए और वह सुरक्षित रहे। इसके लिए माता को मन्नत मांग नारियल भी चढ़ाया गया। युवतियों ने कहा कि हम सब राहुल की सलामती के लिए प्रार्थना करने आए हैं ताकि राहुल सुरक्षित बाहर निकले और वहां स्वस्थ रहे। ये छोटा सा हमारा राहुल भाई है जो गड्ढे में फंस गया है, उसी को प्रार्थना करने के लिए यहाँ गंगा मैया के पास आए हैं कि भगवान उसे सुरक्षित बाहर निकाले। हम लोग प्रार्थना करने आए हैं कि हमारा छोटा भाई राहुल जल्दी से सुरक्षित निकल जाए गड्ढे से, स्वस्थ रहे मस्त। अपना नाम बोलो। राजनांदगांव दैनिक वेतन भोगी एवं संविदा कर्मचारियों ने मेडिकल कॉलेज में होने वाली सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर समायोजित करने की मांग की है। संविदा कर्मचारी अपनी इस मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज के संविदा कर्मचारी भी मौजूद रहे। ये है कि मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जितने भी भर्तियां आई है अभी, उसमें जो पहले से कार्यरत कर्मचारी है उनको पहले समायोजित किया जाए, फिर नई भर्ती को उसको लिया जाए। उसी लिए हम ज्ञापन लेके आज कलेक्टर साहब के पास आए हुए हैं। कौन से विभाग? हम लोग स्वास्थ्य विभाग। इसके पहले भी हुआ ज्ञापन? हाँ, इसके पहले भी दिए हैं। नहीं कुछ ज्ञापन। तो हम ये चाह रहे हैं कि अभी जो पद आए हैं, रिक्त पद आए हैं, पहले हमको समायोजित किया जाए, उसके बाद नई भर्ती मतलब नए कैंडिडेट को लिया जाए। पहले आप लोग मांगे, आप लोगों को पहले किया जाए? हाँ, पहले किया जाए, क्योंकि भाई लंबे समय वर्षों से हम कार्यरत हैं वहाँ, 10 से 12-15 सालों से। हाँ, तो पहले हमको लिया जाए, फिर दूसरे कैंडिडेट को लिया जाए। ऐसे कितने कर्मचारी होंगे? ऐसे करीब 80 से 90 कर्मचारी हमारे यहाँ। जब तक नहीं हो नहीं अभी। राजनांदगांव जिले के छुरिया क्षेत्र के ग्राम पंचायत गोडलवाही के आश्रित ग्राम साल्हे टोला को राजस्व ग्राम घोषित कर सरहद के संबंध में किए जा रहे सर्वे पर ग्रामीणों ने आपत्ति की है। इस मामले को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। पंचायत गोडलवाही और ग्राम पंचायत गोडलवाही में जो आश्रित ग्राम है, टोला है, वो अलग से राजस्व ग्राम नहीं है और वो टोला जो है 125 घर का है और बहुत दिनों से अलग ग्राम राजस्व घोषित करने के लिए आवेदन लगा रहे थे और अभी फिर ग्राम सभा से प्रस्ताव हुआ था, उसमें राजस्व ग्राम घोषित हो गया। लेकिन
इसमें हाँ हमारे बड़े पारा वालों को ये आपत्ति है कि जो सरहद कटिंग हुआ है उसमें अपने पारा का 2 एकड़ ज़मीन एक तरफा वहीं चले गया है। बट कहाँ चल दिया? साल्हे टोला में। कहाँ पड़ता है ये अपने राजस्व ग्राम होना है, वो गोड़ल भाई था, वो साल्हे टोला भी राजस्व ग्राम हुआ है। उस एरिया में अभी सरहद कटिंग में चले गया, उसके विरोध में हम गोड़ल भाई वाले आए हैं। और क्या चाह रहे हैं? उसमें सुधार चाहिए 2 एकड़ का। 2 एकड़ की जमीन जो उधर चल दिया, उधर चले गया, उसका सुधार चाहिए, बस यही मांग है। कौन सा जगह चल दिया 200 एकड़ जमीन? वो साल्हे टोला जो राजस्व ग्राम घोषित हुआ है ना अभी, वहाँ चले गया। अच्छा, आप अपने गांव में चाहते हो? अपने गांव में चाहते हैं। इसके पहले दिया आवेदन इसके पहले तो दिए हैं, कलेक्टर के पास दिए थे, SDM और तहसील। शुभ नाम बताइए। गोपाल सिंह भुआरी, गाँव गोड़ल भाई। राजनांदगांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र में 8 वर्ष पूरे होने को ऐतिहासिक बताते हुए भाजपा युमो ने शहर में विकास तीर्थ बाइक रैली निकाली। इस अवसर पर रैली ने जिला भाजपा कार्यालय से शहर के मुख्य मार्गों का भ्रमण किया। इसका समापन गौरव पथ स्थित ध्यानचंद चौक पर हुआ। इस बाइक रैली में भाजपा मंडल अध्यक्ष तरुण लहरवानी, त्रिगुण टांक, किशन यदु, आलोक स्रोती, भावेश वैद्य, आकाश चोपड़ा सहित बड़ी संख्या में भाजपा युमो के कार्यकर्ता शामिल हुए। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और मोदी जी के कार्यकाल को 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और 8 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश अनुसार भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा विकास तीर्थ बाइक रैली निकाली जा रही है, जिसमें हम सभी युवा मोर्चा के साथी आज उन जगहों पर जाएंगे जहां केंद्र द्वारा, सरकार द्वारा 8 साल में विकास कार्य किए गए हैं और जो केंद्र की योजनाएं हैं जिन्हें आम जनता को जिन्हें लाभ मिल रहा है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना। हालांकि दुखद विषय कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने इस योजना पे छोटी मानसिकता का परिचय देते हुए इस योजना को बंद कर दिया है, पर फिर भी जिन्हें इससे अब तक लाभ हो चुका है। मोदी जी के 8 साल बेमिसाल का कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जा रहा है, पूरे भारतवर्ष में। उसी कड़ी पर छत्तीसगढ़ में भी युवा मोर्चा के द्वारा एक विकास तीर्थ बाइक रैली का आयोजन किया गया है। पूरे प्रदेश में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मोदी जी के 8 साल बेमिसाल, मैं बताना चाहूँगा कि जो विकास का काम मोदी जी ने 8 साल में पूरे भारत में किया है, वो 50 साल ने कांग्रेस की सरकार रही इस पूरे भारत में, उन्होंने सिवाय पूरे राष्ट्र का दोहन के सिवाय कोई कार्य नहीं किया। और 8 साल में मोदी जी ने जो विकास के काम किए हैं वो देखते बनते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार, इस नारे को चरितार्थ करती है छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। जैसा कि योजना के नाम से ही स्पष्ट है, इस योजना का लक्ष्य है भूमिहीन कृषि मजदूरों का आर्थिक उत्थान, ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बने। इस योजना के अंतर्गत ऐसे ग्रामीण मजदूर परिवार जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और जो मनरेगा अथवा पौनी पसारी के कार्य से जुड़े हैं, उन्हें प्रति वर्ष 6,000 रुपए राज्य शासन की ओर से दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ 2021-22 के वित्तीय वर्ष से प्रदान किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक भूमिहीन परिवारों को लाभ पहुंचेगा और सार्थक होगा ये नारा, सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को
ईडी ने समन जारी किया है, जिसके विरोध में गरियाबंद जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा स्थानीय गांधी मैदान में काली पट्टी बांधकर एक दिवसीय मौन धरना दिया गया। ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, शांति जो ये करके, और जो मौन हम लोग ने मौन, और जो ये आज महात्मा गांधी का जो कहना चाहिए जो हरदम गाते थे, जो उनका प्रिय भजन था, उसमें यही हमने गाया कि सद्बुद्धि दे सभी लोगों को। ये जो गाना उनका था कि जितने भी ये भाजपा के लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं केंद्र में, जो मोदी जी, शाह जी ये बैठे हैं, कि जिस तरह से ये विरोधी प्रतिरोधात्मक जो बदले की कार्रवाई से जो ये ईडी के द्वारा जो है सोनिया जी और राहुल जी पे ये कर रहे हैं जो कार्रवाई, इसको न इस भारतवर्ष की, इस देश की जनता भूलने वाली है, न कांग्रेस के कार्यकर्ता इसको जो है भूलने वाले हैं, और इसका कड़ा जवाब उन्हें मिलेगा। क्योंकि ये हमको इतिहास को हरदम याद रखना चाहिए। इतिहास में इसी तरह से चौधरी चरण सिंह ने सोनिया जी, इंदिरा जी के साथ इसी तरह से बदला लेने की प्रतिरोधात्मक कार्रवाई करी थी, और उसके 3 साल बाद प्रचंड बहुमत से जो है वो कांग्रेस विजयश्री हुई थी 1980 में। उसी तरीके से आने वाले समय में 2024 में फिर से हमारी सरकार केंद्र में बनेगी। जिस तरह से ये प्रतिरोधात्मक और जिस तरह से ये प्रतिशोध की भावना से जो काम कर रहे हैं, उसका जवाब आने वाले समय में जनता इनको सही तरीके से देगी। महासमुंद में बरोदा बाजार शासकीय बाल संप्रेक्षण गृह से 3 अपचारी बालक के फरार होने की खबर सामने आ रही है। सुबह करीब 4 बजे चैनल गेट का ताला खोलकर तीनों बालक फरार हुए हैं। बता दें कि तीनों अपचारी बालक महासमुंद जिले के रहने वाले हैं, जो चोरी और छोटे मोटे अपराध में संप्रेक्षण गृह लाए गए थे। वहीं तीनों अपचारी बालक में से एक तीसरी बार फरार हुआ है। तीनों की उम्र 15 से 17 के बीच बताई जा रही है। बाल संप्रेक्षण गृह के कर्मचारियों ने कोतवाली थाने को सूचना दे दी है। वर्ष 2021-22 के दौरान राजधानी रायपुर में जब्त तमाम नशीले पदार्थों का नष्टीकरण सोमवार को सिलतरा स्थित एक प्लांट में किया गया। इस दौरान रायपुर रेंज स्तरीय ड्रग डिस्पोजल समिति के अध्यक्ष और रायपुर आईजी ओपी पाल, रायपुर एसएसपी और समिति के सदस्य प्रशांत अग्रवाल सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि नष्टीकरण की इस कार्रवाई के दौरान 137 प्रकरणों में जब्त 2477 किलोग्राम गांजा, 2 प्रकरणों में जब्त गांजे के पौधे, 6 प्रकरणों में जब्त 65 किलोग्राम डोडा चूरा, 1 प्रकरण में जब्त 500 ग्राम अफीम, 3 प्रकरणों में 539 नग नशीली सिरप, 2396 नग नशीली टेबलेट और 116 ग्राम ब्राउन शुगर का नष्टीकरण किया गया है। रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने नष्टीकरण की जानकारी दी और बताया कि कुल 157 प्रकरणों में जब्त नशीले सामानों का नियमानुसार नष्टीकरण किया गया है। कल लगभग 25 क्विंटल मादक पदार्थ, इसमें मोस्टली गांजा था, उसके अलावा कुछ अफीम, डोडा, कुछ नशीली टैबलेट्स थी और कुछ सिरप थे, उनका नष्टीकरण कल किया गया है और लगभग 157 प्रकरण टोटल थे जिनके ये सारे पदार्थ थे। एक रेंज स्तरीय समिति होती है रेंज आईजी की अध्यक्षता में और 2 एसपी होती है। उन तीनों की समिति के द्वारा सबका नाप तौल करके कि जो क्वांटिटी जब्त हुई थी जिसका नष्टीकरण किया जा रहा है उसका पूरा रिकॉर्ड में लेते हैं और उसको एक सिलतरा स्थित प्लांट में वहाँ में भट्टी में इसको पूरा नष्ट किया गया। राजधानी में लगातार बढ़ रहे अपराधों पर लगाम कसने पुलिस एक्शन मोड पर आ गई है।
रायपुर शहर के सभी थानों में लगातार 2 दिनों से अपराधियों, गुंडे, बदमाशों और अड्डेबाजों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं पुराने बदमाशों को भी थाने तलब कर सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के इस अभियान में पिछले 2 दिनों के भीतर 217 गुंडा एवं निगरानी बदमाशों को थाना हाजिर किया गया, तो वहीं 426 संदिग्ध और गुंडे बदमाशों के घर पर भी तलाशी ली गई है। जानकारी देते हुए रायपुर शहर एसएसपी तारकेश्वर पटेल ने बताया कि सभी बदमाशों को थाना हाजिर कर कानून विरोधी गतिविधियों से दूर रहने की सलाह दी गई है। एएसपी ने बताया कि पुलिस का ये अभियान लगातार जारी रहेगा। कुछ शाम के समय में और रात में अड्डेबाजों पर और जो संदिग्ध लोगों पे कार्रवाई की जा रही है लगातार, और कुछ लोगों पे जो गलत कार्य करते हुए पाए जाने पर इनके खिलाफ में अपराध भी पंजीबद्ध किया जा रहा है। कल भी 80-85 लोगों को इसमें आर्म्स एक्ट में, प्रतिबंधक धाराओं में और अन्य मामलों में जेल भेजा गया है। इसके अलावा जो थाने की निगरानी बदमाश हैं, गुंडा बदमाश, इनकी भी लगातार थाना हाजिरी की जा रही है। कल भी 400 से अधिक लोगों की थाना हाजिरी कराई गई और जो संदिग्ध हैं, अधिक संदिग्ध हैं, उनके घरों की भी तलाशी ली गई है। कल लगभग 200 से अधिक घरों की तलाशी पुलिस के द्वारा ली गई है। नाटक केवल अभिनय सीखने या करने के लिए नहीं होता, बल्कि इससे आपके व्यक्तित्व में भी निखार आता है। नाटक से व्यक्तित्व का विकास होता है। बात करने, खड़े होने और बैठने का तौर तरीका सीखते हैं। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन शिक्षा के क्षेत्र में लगातार प्रयोग कर रहा है। इसी कड़ी में धमतरी स्थित फाउंडेशन के स्कूल में नाट्य कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट शामिल हुए और नाटक की बारीकी सीखी। तो हमारे स्कूल की तारपट्टी में संघर्ष। वैसे तो साहित्य में अनेक विधाएं हैं जिसमें समाज का वास्तविक प्रतिबिंब देखा जा सकता है, लेकिन नाटक सब विधाओं में सर्वोत्तम विधा है। नाटक का समाज से भावनात्मक जुड़ाव अधिक है। क्योंकि नाटक के माध्यम से किसी भी कथ्य को अधिक स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया जा सकता है। नाटक मन स्पष्टल पर अमिट छाप छोड़ता है, जिसके कारण यह समाज के प्रति और समाज में घटित होने वाली समस्याओं के प्रति जागृत कर नवचेतना का सृजन करता है। इसी के मद्देनजर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा धमतरी में संचालित स्कूल इस विधा के माध्यम से स्कूली बच्चों को और ज्यादा जिम्मेदार बनाने और उनके व्यक्तित्व को निखारने की दिशा में प्रयास कर रहा है। हाल ही में यहाँ एक नाट्य कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें अनुभवी नाट्यकर्मियों ने बच्चों को नाटक के अलग अलग विधा का अभ्यास कराया। स्कूल प्रबंधन का भी मानना है कि नाटक के जरिए बच्चे बहुत कुछ आसानी से सीखते हैं। ये बिटिया को देख के 2 लाइन मुझे याद आई। स्टेज पे और डायलॉग बोल तो बस ये अभिनय है, पर अभी आप लोगों को 10 दिन में समझ में आया होगा कि इसकी क्या बारीकियां होती है और हमें क्यों प्रशिक्षण इसका लेना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात जो नाटक में काम करते हैं वो उनमें एक आत्मनिर्भरता आती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और सबसे बड़ी बात जो आती है आपको जो फेस करना है, सबके सामने आप फेस कर सकते
करते हो और हम लोग डायलॉग भी याद करने की विधि बताते हैं, तो उससे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे नाटक करते हैं, ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं कर रहा है, वो 2-3 तरह काम करते होते हैं, क्योंकि नाटक इतनी एनर्जी दे देता है, आपको इतनी एनर्जी भर देता है, दिमाग को खोल देता है कि आपको लगता है जो भी पढ़ते हैं या जो भी काम करते हैं उस पे 4 साल लग जाते हैं। मैं नरेश सर से बार-बार ये डिमांड करते रहा कि हमको हमारी ऐसी कोई कार्यशाला होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं बच्चों के बीच जाता था तो मुझे अपने आप में ही कभी महसूस होता था कि बच्चों को जब हम कविता वाली पाठ आती है, अभिनय वाला पाठ आता है, उस समय हम खुद एक सत्य नहीं दिखा पाते हैं और हम अपने स्कूलों में ये भी। तो मैं हमेशा चाहता था कि बच्चों के अंदर वो चीज सिखाने के लिए मुझे पहले खुद सीखना पड़ेगा। इस उद्देश्य से मैं यहाँ आया था और यहाँ आने के बाद जब अध्ययन किया तो वास्तविक में मुझे अब कविताओं में झुकने में, नाचने में, गाने में कोई शर्म की जैसी बात नहीं रही। थिएटर वर्कशॉप में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कि ब्लॉगिंग बनाना। मैंने जो नाटक किया सुनो कहानी, वो मैंने पहली बार किया, जो ऐसे का म्यूजिक चल रहा है और हम लोग ब्लॉगिंग बना रहे हैं, तो हमको ये बहुत अच्छा लगा। हमने पहले बस डायलॉग बोलते थे और नाटक करते थे, जैसे मैंने नाटक कभी भी नहीं देखा था। और इस वर्कशॉप में हमको बहुत सी सीख मिली। मैं वर्कशॉप में शामिल हुआ, उसमें से जब पहले दिन मैं आया तो फिर मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं लोगों के बीच कर तो पाऊंगा कि ऐसे नहीं बैठ रहूंगा, अपनी बात को समझा नहीं पाऊंगा। तो फिर इतने 10 दिनों तक मैं यहाँ रहा, तो फिर आज देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे आके बोल रहा हूँ। मैं जब शुरू दिन आई थी तो मुझे मतलब मैं ज्यादातर यही समझती थी नाटक मतलब नाटक जाओ और करो इस टाइप से। तो संतोष सर ने मुझे बताया कि नाटक में आत्मा होती है। तो जैसे मैंने 5 दिन किए थे वही चेयर को लेके, तो मैंने मतलब एक भाई का रक्षाबंधन वाला किए थे, उसमें आत्मा गया था। तो मैंने यही सीखा है कि आत्मा कैसे लाते हैं, थिएटर में जो रियल लाइफ होता है उसी को करना रहता है, मतलब ये नहीं कि हमको नकली ऐसा चीज करना है, वो ओरिजिनल ही रहता है। इस नाट्य कार्यशाला के समापन के मौके पर छत्तीसगढ़ फिल्म एंड विजुअल आर्ट सोसाइटी के प्रमुख सुभाष मिश्र और वरिष्ठ रंग निर्देशक रचना मिश्रा भी मौजूद रहे। सुभाष मिश्र ने नाटक के महत्व के संबंध में ये कहा कि कलाकार की समस्त कृति के मूल में उसकी चेतना और उसकी अनुभूति प्रधान होती है। समस्त शास्त्रों और कलाओं से युक्त नाटक की रचना इसी चेतना और अनुभूति का परिणाम है। इसके अभ्यास से विद्यार्थियों को अवश्य लाभ मिलेगा। कुछ गांव में बस करके गया था, तो जिस गांव में उतर रहे थे उस गांव में लोगों की मांग थी कि आत्मानंद स्कूल खोल दो। अच्छी बात है कि आत्मानंद स्कूल एक मॉडल स्कूल की तरह विकसित हो रहा है, पर सवाल यहाँ पर यही है कि एक स्कूल को कैसा होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जब मैं एक स्कूल की कल्पना करता हूँ तो अजीत प्रेम जी फाउंडेशन जो ये शंकर धाम स्कूल चला रहा है, मुझे लगता है कि कंप्लीट स्कूल इस तरह से होना चाहिए कि जहाँ पर आपका सर्वांगीण विकास हो। केवल ये ना हो कि हम पाठ्यक्रम पढ़ें, हमारा समाज के साथ किस तरह से रिश्ता होना चाहिए, हमारा अपने साथियों के साथ कैसा होना चाहिए रिश्ता। दूसरा, हम कला, साहित्य, संस्कृति, खान पान। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको एक जाने अनजाने आप सीख रहे हैं, दरअसल आप निर्भर होना सीख रहे हैं। कुछ दिनों पहले रायपुर स्थित जनमंच में भी अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और छत्तीसगढ़ फिल्म एंड विजुअल आर्ट सोसाइटी ने मिलकर इसी तरह की एक नाट्यशाला और फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया था। कई शिक्षाविद भी मानते हैं कि स्कूलों में इस तरह के प्रयोग बच्चों को सिखाने में सहायक तो है ही, बल्कि इससे उन्हें बेहतर इंसान बनाने में मदद मिल सकती है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।